कि सर क्या हम कैट क्रैक कर पाएंगे। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको है, बट बाकी तो सभी डुएबल है। ज्योमेट्री पहली बात तो ऐसा मैथ्स और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसका मेजॉरिटी जो सिलेबस है यार आपको पता है अप टू 10 और 10 तक तो सबका ही मैथ्स होता है। अपने क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो मैथ्स के टच में है या नहीं है वो बात की बात, लेकिन कर तो सकते हो ना क्योंकि हमारे पास टाइम है और करना पड़ेगा ना यार। बेसिक अपना क्लियर करोगी फाउंडेशन के साथ, हमारे वीडियोस के साथ। कैट ऐसी 10-10 12-12 घंटे पढ़ने वाली एग्जाम थोड़ी है। जब एग्जाम को 2 महीने रह जाए तब भले आप सब चीजों को थोड़ा सा साइडलाइन कर दो, अभी से क्यों जरूरत है। Hello everyone guys, my name is Vineet Kankre and I'm your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। So दोस्तों, एक हमेशा डाउट बच्चों के मन में रहता है, खासकर वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक है, कि सर क्या हम कैट क्रैक कर पाएंगे। यार सिंपल सी बात है, मैं फिर से बताऊं, कैट का जो सिलेबस है वो अप टू 10th है। मैं ये जरूर मानता हूं कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मे बी 11-12 में आपने मैथ्स नहीं लिया होगा या ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स नहीं होगा, लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये मैथ्स पढ़ा ही नहीं है कभी। जो भी सिलेबस का आपका मैथ्स है वो आप पढ़ चुके हो। हाँ, हो सकता है उतना डेप्थ में नहीं पढ़े हो या उतने शॉर्टकट ट्रिक्स के अप्रोच से नहीं पढ़े हो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको है। अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स ये तो सभी पढ़ चुके हैं यार। अलजेब्रा में एक आध दो चीजें शायद आपको हेवी लग सकती है, मॉड्यूलस टाइप की, लॉगरिथम टाइप की, बट बाकी तो सभी डुएबल है। ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री बचपन से ही बच्चों का एक होता है कि यार छोड़ो ये, इसको ऑप्शन में डालो। मेजॉरिटी स्टूडेंट ज्योमेट्री थोड़ा कम 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 करते आते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यार पहली बात तो ऐसा मैथ्स और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है जिसका कैट वाला जो मैथ्स है ना उसका बैकग्राउंड ना हो। कैट एग्जाम का जो मैथ्स है, जो कॉन्ट है, उसका बैकग्राउंड ना हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसका मेजॉरिटी जो सिलेबस है यार आपको पता है अप टू 10th है और 10th तक तो सबका ही मैथ्स होता है। टच है या नहीं ये बात आती है जनरली। जो बात आती है ना कि सर हमारा तो मैथ से टच ही नहीं। अब जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का बच्चा या जो बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा है, बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, कहीं ना कहीं वो नंबर से खेलते आ रहा है, लेकिन सर हमारा तो था ही नहीं, हमने तो 11 से छोड़ रखा था। कोई कोई बोल रहा है सर हमने 12 तक तो था बट ग्रेजुएशन में छोड़ रखा है, ये भी बड़ा गैप होता है। तो यार फिर भी आपने क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए उन स्टूडेंट के कंपेरिजन में जो मैथ्स के टच में है। मतलब मैं बैकग्राउंड ये वर्ड ना यूज करते हुए मैं अब ये वर्ड यूज करूंगा कि जो मैथ्स के टच में है और वो जो मैथ्स के टच में नहीं है। तो यस गाइज, तो देखते यार, अब आपको तो पता ही है सिलेबस सबका सेम है। एक एक करके बहुत छोटा एंड स्वीट सिंपल सा वीडियो होने वाला है। एक एक करके सारी बातें करेंगे कि यार जो स्टूडेंट जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है या मैथ्स का टच नहीं है और वो जिनका मैथ्स का टच है उन्होंने क्या करना है। तो देखो सिलेबस तो सबका सेम है, ऐसा तो है नहीं कि यार जिनका मैथ्स पे टच है उनको थोड़ा अलग सिलेबस है और जिनका नहीं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है सिलेबस में। नहीं, सिलेबस सबका सेम है। और इसलिए अगर आप कैट या ओमेट जैसी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको, क्योंकि देखो यार कॉन्ट के साथ साथ आप देख रहे हो कैट एग्जाम में आप सिर्फ कॉन्ट के साथ एक सेक्शन खत्म नहीं कर रहे हो। अगर आप कॉन्ट को पढ़ रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट डीआई भी खत्म कर रहे हो। मतलब लगभग 50% वेटेज आप यहाँ पे मैथ्स वाले नॉलेज को दे सकते हो और इसलिए मैथ्स का नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है या नहीं है वो बात की बात, लेकिन कर तो सकते हो ना क्योंकि हमारे पास टाइम है और करना पड़ेगा ना यार। अगर वो अचीव करना है जो आज तक नहीं किया तो वो मेहनत करनी होगी जो आज तक नहीं करी। तो यस, क्या क्या करना है यार, तो सिंपल सी बात है, आपको अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है या है, पहले तो जिस एग्जाम को आप दे रहे हो भाई उसका सिलेबस तो देख लो। अब हमें यार सर हमारा तो मैथ्स का बैकग्राउंड है, आप हमें डेरिवेटिव बोलो, इंटीग्रेशन बोलो, वेक्टर बोलो, ये बोलो वो बोलो, हम सब कर लेंगे, बट है ही नहीं वो सिलेबस में ही नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी उसके चक्कर में पढ़ रहे हो। तो आपका अगर मैथ्स का बैकग्राउंड है भी या नहीं भी है, पहले तो सिलेबस समझ लो, एग्जाम का पैटर्न समझ लो। जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट पर एक पूरा सेक्शन है मैथ्स पर, साथ में एक सेक्शन जो है उस पर आधा अधूरा अगेन मैथ्स का नॉलेज काम आता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स के प्रति जो सीरियसनेस है वो बढ़ेगी। तो पहले एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझो कि हमें क्या क्या सिलेबस करना है, कितना सिलेबस करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए और इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पहले तो दोनों ने समझना है। फिर गाइस सेकंड चीज आती है कि जिन स्टूडेंट का मैथ्स के साथ टच नहीं है वो बोलेंगे बिल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और जिनका मैथ्स के साथ टच है वो करेंगे प्रैक्टिस विद पर्पस। अब ये दोनों क्या है मैं बताता हूं यार, सिंपल। जिनका मैथ्स का टच नहीं है ना, मैथ्स तो पढ़ा है बट टच नहीं है, उन्होंने अब वही करना है कि एक बार फिर से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। सारी चीजें एकदम बेसिक से फाउंडेशन। यही रीजन है जब एमबीए वाला स्टार्ट हुआ था तो हमने अपनी जर्नी फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करी थी, क्योंकि हमें पता है बिना इसको रखे हम आगे नहीं जा सकते। पहले बच्चों को यही बताना होगा बेटा ये पढ़ लो, फिर आगे हम सब कर लेंगे।
और आज भी वो गोल्डन खजाना की तरह इस चैनल पे, तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप अभी भी हमारे किसी बैच से जुड़े नहीं हो तो वो हमारे फाउंडेशन के वीडियोस आप देख सकते हो गाइस। अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी कर लो, आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री सबके मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो एकदम बढ़िया कर लो। और जिनका मैथ्स है उन्होंने सिलेबस से समझ लिया ना कि भाई ये टॉपिक आने वाले और ये टॉपिक से तो मैं फैमिलियर हूँ, तो इन्होंने प्रैक्टिस विद अ पर्पस, यानी प्रैक्टिस विद अ पर्पस यानी क्या गाइस, यहाँ पे आपको जो टॉपिक आपको आते भी है उसमें और कैसे अलग अलग अप्रोचेस सीख सकते हो उस पर फोकस करना है। आपको बेसिक बनाने की जरूरत नहीं, फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं, वो आपका स्ट्रांग है, बट जो आपको आते हैं उसको और कैसे बेहतरीन करना है। क्योंकि हो सकता है आपने एक टिपिकल, जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो आपने वो इस तरह से पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फिर दो फैक्टर मिलते हैं उसको हम ऐसे बीच में लिखते हैं, है ना, फिर एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से वो कॉमन लेते हैं, फिर ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, और इतना लेंदी अप्रोच है, पूरा सेम आंसर सेम ही आता है, बट हमें मालूम है यार कि उसी चीज को इतना लेन दिया, तब स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती थी इसलिए इतनी स्टेप्स दिखाते थे। अब यहाँ थोड़ी कोई स्टेप्स देखने वाला है, यहाँ तो आपको अल्टीमेट आंसर मैटर करेगा। तो हमें मालूम है कि एक बार फैक्टर हमें क्लिक हो गए तो उसके बाद वो पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, उसको निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि उसको उन फैक्टर्स को -a से डिवाइड कर लो। अब जो बच्चा क्वाड्रेटिक पढ़ा है वो समझ सकता है, जो नहीं भी पढ़ा है अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नहीं भी पढ़ा, आप बेसिक अपना क्लियर करोगी फाउंडेशन के साथ, हमारे वीडियोस के साथ, तब आपको समझ जाएगा। लेकिन गाइस द मॉरल ऑफ द स्टोरी, उनका जिनका मैथ्स अच्छा है उन्होंने सिंपल क्या करना है, उन्होंने काम करना है अपने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पे, कि जो टॉपिक हमें आते हैं उसको भी और कैसे बेहतरीन किया जाए, अलग अलग अप्रोचेस से किया जाए, फास्ट अप्रोचेस से किया जाए, सो दैट टाइम फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करे और एक्यूरेसी भी हैम्पर ना हो। तो दोनों में आपको पहले तो सिलेबस दोनों ने समझना है। दूसरी बात जो मैंने करी कि जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड से ज्यादा मैं बोलूंगा जिनका टच नहीं है, उन्होंने पहले अपना वापस फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। हर चीज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारे टॉपिक्स का फाउंडेशन पढ़ लेना है, जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और जिनका नहीं, जिनका सब चीज अच्छा है, मैथ से टच भी है, उन्होंने जो चीज आपकी बहुत अच्छी है, उसमें से भी ऐसा हो सकता है ना यार कि कोई टॉपिक मेरे बहुत ही बढ़िया है यार सर, अरिथमेटिक और अलजेब्रा में तो तोड़नी, ज्योमेट्री थोड़ा सा हिला हुआ है, तो वो चीजें आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग करो। आपको पूरा फाउंडेशन वापस रटने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको मन ही मन पता है कि यार ज्योमेट्री मेरा आज भी उतना बेस्ट नहीं है, तो सिर्फ ज्योमेट्री का फाउंडेशन सही से करो। या आपको लग रहा है सर मेरे अरिथमेटिक अलजेब्रा तो सही है लेकिन मुझे वो ट्रेडिशनल मेथड आती है, वो यूनिटरी मेथड, वो अजम्पशन अप्रोच, वो जो मैंने अभी कुछ ट्रिक्स बोली आपको क्वाड्रेटिक वाली जैसे, है ना, तो वो चीजें मुझे नहीं पता, तो उस पर्पस से पढ़ो। तो प्रैक्टिस विद अ पर्पस वही है गाइस, कि आपको सिलेबस पता चल गया, आपको इसमें से ये मालूम है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरे वीक पॉइंट है, तो बस आप वीक पे ध्यान दो। और जिनका टच नहीं उनको तो सब पे ध्यान देना, एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से, सोचना ही नहीं कि मुझे ये आता है वो नहीं। आपको जो भी आता होगा, जो भी नहीं, मैथ से टच नहीं था ना, तो ये मान के चलो कुछ नहीं आता और जीरो से स्टार्ट करो, पहले ये मान लो, है ना। ये मन में मानना बहुत जरूरी कि कुछ नहीं आता, नहीं तो आप अगर बहुत पॉजिटिव रहे या बहुत निगेटिव रहे, दोनों हार्मफुल है। आप मान के चलो न्यूट्रल है, बट जीरो से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और जिनका भाई मैथ्स अच्छा है वो या उससे टच में है, वो बेशक ये कर सकते हैं कि अपने सिर्फ वीक पॉइंट पे ध्यान दे, या जो स्ट्रांग है उसमें अलग अलग अप्रोचेस सीखे, प्रैक्टिस विद अ पर्पस। देन गाइज, प्रैक्टिस रेगुलरली, ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो वही, अब आप एक बार फाउंडेशन कर लोगे तो उसको प्रैक्टिस करो, जो आपने लेक्चर में देखे है वो क्वेश्चन खुद के दम पे करो। अच्छा, हैंड रिटन नोट्सबुक बनाना शुरू करो, जो जो चीजें आपने सीखी है उस वीडियोस में, फाउंडेशन के वीडियोस में, उससे आपने जो नई चीजें सीखी है ना उसको लिख लो, क्योंकि टच में नहीं हो आप। टच में नहीं हो तो एक बार देखने से टच में नहीं आओगे, उसको आप एक हैंड रिटन नोटबुक में लिखो, उसको रोज रोज पढ़ो, कम से कम 10 मिनट, है ना। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, अगले 10 दिन तक ये सुबह शाम लेना। सो अगले, जैसे आपने वो टॉपिक किया, अगले 10 दिन तक उसको रोज 10 मिनट पढ़ो। किसको? उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपने नोट डाउन करे हैं उस वीडियो को देखकर, ठीक है। सो और साथ में उस सेशन नोट्स को प्रैक्टिस करो, उसकी जो डीपीपी है उसको प्रैक्टिस करो। हम तो आपको मालूम है अपने यूट्यूब के जो फ्री बैचेस होते हैं उसमें भी डीपीपी देते हैं, पीडब्ल्यू ऐप में जो होती है, तो उसको प्रैक्टिस करो। आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इंप्रूव करना है, जो मैंने ऊपर कहा, प्रैक्टिस विद अ पर्पस, जहां पे आपके जो आपको लग रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीक पॉइंट है बस उस पर पहले फोकस करो। और सेकंड, ऑप्टिमाइज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जो मैंने अगेन कहा था कि यस, आपको फोकस किस पे करना है, अपने जो चीजें ऑलरेडी आती है बट कहीं ना कहीं पता है कि ये बहुत ही मैं ट्रेडिशनली
प्रोफेशनली कर रहा हूँ या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें और कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे शॉर्टकट सीखा जाए, कैसे डिफरेंट अप्रोचेस सीखा जाए, ये अजम्पशन अप्रोच क्या होता है सर, यूनिटरी मेथड क्या होती है, वो भी हम सिखाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। देन गाइज लर्न एंड अप्लाई फॉर्मूलाज, यहाँ पे आपको स्टडी प्रीवियस पेपर एंड मॉक टेस्ट। यस, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सर अब तो मेरा सब हो गया है, मैंने बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लिया है, प्रैक्टिस कर रहा हूं, अब नए क्वेश्चंस लो, नए क्वेश्चंस, क्योंकि आप पहले तो अभी मैंने क्या कहा था वही क्वेश्चन करो जो सेशन नोट्स में हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप जो हमारी डीपीपी है, नए क्वेश्चंस पीडब्ल्यू ऐप पे आपको मिल जाएगी, हमारे फ्री फाउंडेशन बैच की, अलग अलग बैचेस की, या फिर बुक्स, उसमें से भी पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखो और उसमें अपने फॉर्मूलाज जो आपने सीखे वो अप्लाई करने की कोशिश करो कि नए क्वेश्चन अब बन रहे कि नहीं बराबर। अगर बन रहे तो फिर बल्ले बल्ले आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं बन रहे तो चेक करो कि क्यों नहीं बने, क्या मैं कॉन्सेप्ट भूल गया था या फॉर्मूला भूल गया था, या अभी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व होगा। तो कुछ नहीं, पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन ना भी बने तो उसका सॉल्यूशन तो होगा, जहां से भी आप वो क्वेश्चन ले रहे हो सॉल्यूशन से समझो, उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तुरंत पैनिक लेवल में नहीं आ जाना है ना, पैनिक सिचुएशन में नहीं आ जाना कि यार अरे बाप रे इतना पढ़ने के बाद भी मेरे से हो ही नहीं रहा। अरे नहीं होगा, टॉपर्स अपने इंटरव्यूज में तक बोलते कि सर मेरे से तो डीपीपी के 4-4 क्वेश्चन बनते थे स्टार्ट में जब शुरू किया था। तो जरूरी नहीं होगा, बट बाद में होने लग गया ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि भरोसा था खुद पे। ठीक है, तो ये एक चीज है दोस्तों कि आपको यहाँ पे जैसे आपको लग रहा है कि अब ये टॉपिक मेरा फाउंडेशन तो बहुत तगड़ा हो गया, जबरदस्त हो गया, तो फिर आप उसके नए क्वेश्चन लेके उस पर अप्लाई करना, जो भी सीखे उस पर फॉर्मूला अप्रोच अप्लाई करना शुरू करो। और भाई जिनका मैथ्स अच्छा है उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो जो वीक थी उस पर काम कर लिया, जो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी बट कहीं ना कहीं लग रही थी उसको और बेटर किया जा सकता है, उसके नए नए अप्रोचेस सीखे जा सकते थे, वो आपने कर लिया। अब आप पेपर्स देख सकते हो, पुराने पेपर्स, ये समझने के लिए कि क्या अब मैं डायरेक्ट, ये तो भी भाई बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें, लेकिन आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज देखकर समझ सकते हो कि क्या मेरी थॉट प्रोसेस उतनी है कि डायरेक्ट इन पे काम कर रही है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर से उससे, या जो मॉक टेस्ट है ना, उस पे डायरेक्ट आप जस्ट एक अपने नॉलेज को समझने के लिए कि क्या जितना मुझे आता है ये उतना इनफ है, जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो इतनी इनफ है कि डायरेक्ट इन क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने के लेवल के हैं, मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज, क्या उन पे मेरी थॉट प्रोसेस काम कर रही है, ये समझने के लिए। ठीक है, तो यस आपने तो पहले तो बेसिक ही आपका क्लियर है कि नहीं ये समझने के लिए बेसिक प्रैक्टिस करना है, जो मैथ से टच में नहीं है, और जो मैथ से टच में वो अपने ऑलरेडी उनका तो बेसिक और ये सब क्लियर है, वीकनेस पे काम कर लिए, नए नए अप्रोचेस सीख लिए। अब देखना है कि क्या ये थॉट प्रोसेस पीवाईक्यूज तक काम आ रही है। तो उसके बाद गाइज अगर आपको कहीं भी लगे कि सर नहीं अभी भी थोड़ी कमी पड़ रही है डायरेक्शन की, थॉट प्रोसेस की, तो फिर दोस्तों आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। वो बच्चा भी जिसका मैथ्स में टच नहीं है, वो बच्चा भी जो मैथ्स के टच में है। तो कहीं भी आपको लग रहा है कि यार सर अभी भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी पड़ रही है, मोटिवेशन की कमी पड़ रही है ना, तो जहां जहां हम जो जो चीजें पे अटक रहे हैं अभी भी, कहाँ एग्जैक्ट हमें प्रॉब्लम हो रहा है, वो जानने की जरूरत, वो मेंटरशिप की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, या हर चीज स्क्रैच से एडवांस तक एक डिटेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, कि यूट्यूब पे तो आप बोल रहे हो सर सब है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है ना। तो वो अगर हमें चाहिए तो फिर भाई बिल्कुल आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि सर सब होके भी मेरी थॉट प्रोसेस उतनी डेवलप नहीं हो रही जितना मैं पीवाईक्यूज तक अप्लाई करूं, या ये नहीं समझ रहा कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा अप्रोच बेस्ट है, कब हमने अजम्पशन वेरिएबल फॉर्म में मानना है, कब हमने अजम्पशन कांस्टेंट फॉर्म में मानना है, ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ रही है, तो यहाँ पर गाइज अगेन जो हमने जो प्रीवियस पेपर सीखे हैं वो और अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है क्या वो सेम है, पता चला हमने उसके हिसाब से तो पूरी तैयारी कर ली, लेकिन करंट ट्रेंड में कोई नया टॉपिक उठ गया है। ठीक है, जैसे एक जमाने में नंबर सिस्टम डोमिनेटिंग हुआ करता था, एक जमाना ये भी आया था कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी डोमिनेटिंग होता था, लेकिन अभी के कैट में देखो तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे हार्डली क्वेश्चन होता है, नंबर सिस्टम पे होते हैं बट डोमिनेटिंग तो नहीं होता है। अरिथमेटिक डोमिनेटिंग हो गया, अलजेब्रा हो गया, तो करंट ट्रेंड ये सारी समझने के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, वो जो मैथ्स के टच में है। और जो नहीं उन्होंने तो बिल्कुल तब बैच ज्वाइन करना जब आपको डायरेक्शन, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मोटिवेशन, ये सारी चीजें चाहिए। नाउ गाइस फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, वंस यू ज्वाइन द बैच फिर अब आपको समझ जाता है कि कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा अभी अरिथमेटिक, अलजेब्रा बहुत डोमिनेटिंग चल रहा है, तो उनके साथ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। भले ही आप मैथ्स के टच में नहीं हो तो उतनी मेहनत करना है कि वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका तो बेसिक, मॉडरेट, एडवांस सारे लेवल के क्वेश्चन सेशन नोट से, डीपीपी से, एक्स्ट्रा बुक से, ये उसके लिए सेक्शनल टेस्ट क्यों ना देना पड़े। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरियाज है। भले ही मैं नहीं बोलूंगा कि ईच एंड एवरी टॉपिक जो 4-4 साल से नहीं पूछा गया उसके लिए भी आप पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नहीं,
वो अननेसेसरी फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ के अगर उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि मैथ से टच नहीं है। हाँ, लेकिन जिनका मैथ से टच है उन्होंने वैल्यू एडिशन पे फोकस करनी है, क्योंकि गाइज ऑलरेडी आप मैथ्स के टच में, आप चीज़ें ग्रास्प जल्दी करते हो, आपका सिलेबस जल्दी होगा, आपकी प्रैक्टिस फास्ट हो रही है, आप डीपीपी जल्दी कर रहे हो, आप सेशन नोट्स जल्दी कर रहे हो, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम करना क्या है, तो वैल्यू एडिशन, वो टॉपिक यार जो आज तक नहीं हुआ है। मेजॉरिटी स्टूडेंट खासकर जिनका मैथ्स टच में नहीं है, वो बोलेंगे सर इनको हम ऑप्शन में डालते हैं। आप नहीं डालना है, आप उसमें भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको तो कर लो। यू नेवर नो, कैट इज वेरी अनसर्टन, है ना, बहुत अनसर्टन। एक आध क्वेश्चन उस पर डाल दिए, ठीक है। तो ये बात समझो, फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। आपने बस वैल्यू एडिशन पे ये हो सकता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट है वो कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सिर्फ डीपीपी करके छोड़ देंगे, सेशन नोट्स और डीपीपी। आप उन टॉपिक को भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके भी बुक्स के क्वेश्चन करो, डीपीपी सेशन नोट्स तो करो, लेकिन आपका अगर जल्दी सब हो रहा है तो उन टॉपिक्स के भी बुक के क्वेश्चन करो। यू नेवर नो, शायद उन टॉपिक्स को इस बार जो कैट कंडक्ट करने वाले वो इंपॉर्टेंस दे दे, ठीक है। तो आपका फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट एरियाज पे, आपका फोकस होना चाहिए वैल्यू एडिशन पे, कितना कर सकूं उतना बेस्ट, और आपको जो बेस्ट है वो मैं करूं। समझ रहे हो दोनों में फर्क? जो मैथ्स के टच में नहीं है उन आपने करना है, जो बेस्ट है उसके लिए मैं जान लगा दूंगा, वो मैं करके रहूंगा, और आप बोलोगे कि मैं जितना कर सकूं उतना बेस्ट है, ठीक है। तो यस गाइस, देन गाइस स्टे पॉजिटिव पेशेंट और ऑप्टिमाइज योर स्टडी एनवायरनमेंट। मतलब यार आपको देखो, इनको पॉजिटिविटी नहीं लगेगी क्योंकि उनका मैथ से टच है उनको, क्योंकि वो उतना वो लेवल नहीं आएगा कि वो एकदम ज्यादा पैनिक कर गए मैथ्स को लेकर, एक बहुत ज्यादा डर में है, फोबिया में है। तो मोटिवेशन की जरूरत आपको है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है। किसी दिन कोई डीपीपी टफ लगी, कोई क्वेश्चन टफ लगे, कोई सेशन टफ लगा, तो तुरंत जजमेंटल नहीं होना, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत गंदी आदत है ये स्टूडेंट्स की, जो तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? जरूर होगा, जरूर होगा। जो जिन्होंने करके दिखाया वो भी कहीं ना कहीं उस फेज से गए थे, बस उसमें और आप में अगर ये डिफरेंस होगा कि उनमें पेशेंस था, आप में नहीं, तो बस उसी का लैग आपको ले डूबेगा। तो पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। कंसिस्टेंट एकदम रखना जरूरी है। आज का दिन खराब जा रहा है फिर भी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। और आपको तो यार अपना स्टडी एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करना है। स्टडी एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करना है मतलब क्या गाइस? आप जैसे क्वांट अच्छा है, आपका मैथ्स अच्छा है, तो बस मैथ्स के पीछे ही पढ़ रहे हो, ऐसा मत करो। कैट ये ओवरऑल एंट्रेंस है। भले ही मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, मैं मैथ्स के बारे में आज वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आपको मैंने ये अक्सर देखा है कि वो बच्चा जिसका मैथ्स वीक है, कहीं ना कहीं वो बाकी सेक्शन रीजनिंग में, वीआरसी में अच्छा होता है, और वो मैथ्स को वीक है ये मान के चलता है, तो इसलिए वो भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है और कैट को क्रैक कर लेता है। बट वो बच्चा जिसका मैथ्स अच्छा है, स्टार्टिंग से वो इन स्टूडेंट से थोड़ा सा ये रहता है कि चलो यार मेरा तो मैथ्स अच्छा है, कॉन्ट से 50% तो मैथ्स ही है, तो मैथ्स अगर मैं कर लूँ, कैट यानी कि 50%, अभी मैंने कहा भी ना, कॉन्ट सेक्शन प्लस डीआई सेक्शन मैथ्स ही है, तो मैथ्स मेरा अच्छा है, मतलब मैं तो इन सबसे आगे ही हूँ। ये सोच सोच कर फिर वो कछुआ खरगोश वाली कहानी हो जाती है। इनको लगता है भाई हम तो जीतने ही वाले, हमारा मैथ्स अच्छा है, 50% तो हम पहले ही आगे इनसे। बट वो उसी 50% में खेल के रह जाते हैं और अगले 50% पे ध्यान ही नहीं देते, जो वीआरसी और रीजनिंग, और ये जो मान के चलती भाई अपना कौन तो वीक है ही, उसको तो जी जान लगाना है स्ट्रॉन्ग करने की, और साथ में हम वीआरसी और रीजनिंग में अच्छे हैं ना हो उसको भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेंटली मान लिया है ना कि भाई हमारा ये पॉइंट वीक है, हम इसको स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर ये रेस जीत जाते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। उससे आपको बचना है गाइस। मैथ से आपका टच है, 50% शॉर्ट हो गया, बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग 50%? मेजॉरिटी कॉलेजेस सेक्शनल कट ऑफ पे आपको कॉल देती है। बहुत सी कॉलेजेस अगर आप कॉन्ट क्रैक भी कर लो, लेकिन अगर ओवरऑल कट ऑफ भी क्रैक नहीं हो रहा है, तो कहाँ से आपको कॉल आएगा? सेक्शनल तो भाई दूर की बात, वो कॉलेज जो सेक्शनल देखती है वो तो देगी नहीं, बट ओवरऑल भी तो मैटर करता है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट, यहाँ स्टडी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ओवरऑल सारी चीजें इंप्रूव करो। ये मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो मैथ्स के टच में नहीं है वो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते करते वीआरसी रीजनिंग साथ में कर ही लेते हैं, क्योंकि मैथ्स जैसे अगर हर्डल को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो जो आपका वीक था, तो बचे हुए दो तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। मैंने अक्सर अपने एक्सपीरियंस में इन स्टूडेंट्स को देखा है जो मैथ्स में बेस्ट थे, बस आखिरी तक मैथ्स में ही बेस्ट रहे, बाकी सेक्शन को वो ले डूबे। तो वो आपको याद रखना है गाइज, आपको ओवरऑल कंप्लीट पैकेज बनना है कैट का, सिर्फ कॉन्ट का नहीं, कैट का, ठीक है। तो आपने, हाँ, लेकिन इनके साथ ये चीज बार बार होगी कि सर आज बड़ा डिमोटिवेटिंग फील हो रहा है, आज मैथ्स कॉन्ट जमा ही नहीं इस टॉपिक का, तो मुझे ये डीपीपी तो सॉल्व ही नहीं हुई। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे स्टूडेंट का फिर एक्सट्रीम रिजल्ट होता है कि वो गिव अप कर देते, फिर वो कैट ही छोड़ देते, वो छोड़ते वही कैट नहीं, कोई देख लेंगे, कोई और करियर देख लेंगे, ये नहीं होना।
ठीक है, तो याद रहे ये सबसे बड़ी इनकी एक ड्रॉबैक होती है। तो ये इस पे काम करो, जिनका मैथ्स से टच नहीं है पॉजिटिव पेशेंस रहो, पेशेंस के साथ स्टडी करो। और जिनका मैथ्स अच्छा है वो जनरली उनको मोटिवेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और बाकी सेक्शन को इग्नोर करते हैं, तो आपने वो नहीं करना है। चलो गाइस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन ए बैलेंस अप्रोच, मेंटेन ए बैलेंस अप्रोच, है ना। बैलेंस अप्रोच मतलब क्या, सारी चीजें साथ में लेकर चलो। मतलब हो सकता है, मैंने कहा है ना, सफर लंबा है, जर्नी बहुत बड़ी है, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो दोस्तों से, फैमिली से। तो बैलेंस रहो यार, क्योंकि क्या होगा ना, थोड़ा भी डिमोटिवेटिंग फील होगा ना, वो दोस्ती है जिनके साथ 2 घंटा बातें करके थोड़ा अच्छा फील करेगा, दूसरे दिन वापस एनर्जी मिलेगी। वो पेरेंट्स ही है जिनके साथ बात करके मोटिवेशन मिलेगा, बड़े भाई बहन फैमिली, है ना। तो वही है यार कि थोड़ा बैलेंस अप्रोच, बैलेंस इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि अपने, अब आप में से कई स्टूडेंट ऑफिस जा रहे होंगे यानी वर्किंग होंगे, उसके साथ कैट दे रहे होंगे, आप में से कई स्टूडेंट कॉलेज गोइंग होंगे, उसके साथ कैट दे रहे हैं, तो उसके चक्कर में इसको हैम्पर नहीं करना है कि सर आज तो ऑफिस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 1 महीना तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। 1 महीना मतलब आप समझो कि आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना है वापस। 2 महीना अगर आपने पढ़ लिया और बीच में 1 महीना गया है, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, वो 2 महीना कोई काम का नहीं रहा। एक बात मान के चलो, तो मैनेज करना है। मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 1 घंटा दो बस, 1 घंटा टच नहीं जाना चाहिए बस, है ना। इनका क्यों प्रॉब्लम हो रहा है मैथ्स से, टच गया ना। आपको क्यों मैथ्स अच्छा लग रहा है, आपका आप अभी भी टच में हो, ऐसा थोड़ी कि आप कॉन्ट के सिलेबस के टच में हो, आप ओवरऑल मैथ्स के टच में हो, इसलिए आपको कॉन्ट आप उसको कोप अप कर पा रहे हो। तो टच नहीं जाना चाहिए। अगेन जिनका सर हमारा तो सेमेस्टर एग्जाम आ गया, दो ना, पूरा ध्यान उस पर दो, मैक्सिमम डे उस पर दो, 1 घंटा बस, 1 घंटा कैट के लिए। तो ये अप्रोच भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि मैं भले ही काउंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको ओवरऑल तीनों सेक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस अप्रोच लेके चलो। ओवरऑल लाइफ भी जीना है, ऐसा नहीं कि 1 साल पूरा इसमें ऐसे हो गए कि बाद में सितंबर अक्टूबर आते आते लग रहा है कि भाई सर अब तो मैं एकदम एंजाइटी में हूँ, सब छोड़ दिया था इसके चक्कर में और अब पता नहीं क्या हो रहा है ना सर, शिवरिंग कर रहा हूँ, अब तो पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं। फिर वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि यार सब छोड़ तो दिया था, लेकिन ये वर्थ है क्या, अगर मैं नहीं कर दिखाया तो सब मुझे क्या बोलेंगे। अरे क्यों वहां तक सोचना है, ओवर थिंकिंग क्यों करना है। और सबसे पहली बात, इन सबको छोड़ना क्यों है। कैट ऐसी 10-10 12-12 घंटे पढ़ने वाली एग्जाम थोड़ी है। सबको बैलेंस करते चलो, एंजॉय भी करो। अभी हाँ, जब एग्जाम को 2 महीने रह जाए तब भले ही आप सब चीजों को थोड़ा सा साइड लाइन कर दो, अभी से क्यों जरूरत है। लाइफ भी जियो, पढ़ाई भी करो, ओवरऑल आपका ऑफिस और कॉलेज सब मैनेज करते हुए कैट को भी दो, और सबसे इंपॉर्टेंट तीनों सेक्शन में मास्टर करो। ठीक है गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स जो मैथ्स के टच में हैं, जो नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं, दोनों को सेम सिलेबस पढ़ना है। एट द एंड दोनों को आते आते सेम लेवल पे आना है। बस फर्क इतना है, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड अच्छा है वो शायद थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, वो शायद थोड़े जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ले, थोड़े नए नए अप्रोचेस ज्यादा सीख जाए। ठीक है, और एट द एंड गाइज आना तो वहीं पे है। जो बच्चा, हो सकता है कि इनको 1.5 घंटा देने की जरूरत है, तो इनको रोज के 2-2.5 घंटा देने की जरूरत है ना। ये 1 घंटा देंगे तो इनको 2 घंटे देने की जरूरत है। बाकी आना तो इनको भी अपना, सिर्फ इनका एक स्टेप वो पीछे है कि इनका फाउंडेशन ही वीक है, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते करते फिर बाद में इनको भी वही करना है, बेसिक एडवांस जो इंपॉर्टेंट एरिया उस पर ध्यान, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है भले उस पर कम ध्यान दो, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। ठीक है, तो दैट्स इट गाइज। बट यही है कि एट द एंड सेम लेवल पे आएंगे और फिर दिखाना है कैट में जिसमें जितना है दम। बस बैलेंस अप्रोच से चलो, एक सेक्शन के पीछे इतना मत चले जाओ कि आप बाकी सेक्शन को भूल जाओ। तो सब सेक्शन को करते हुए फाइनली रिजल्ट देना है। थैंक यू सो मच गाइज, बेसिक पे ध्यान दो, हो जाएगा, चक दे फट्टे।